बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है और आज मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ। आज हम लोग फोकस करेंगे आपके लिए, आप जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, एक उद्यमी बनने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी कार्य कुशलताएँ होनी चाहिए, कौन सी कुशलताएँ आप में होनी चाहिए और कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है, कैसे अपने अंदर, कैसे अपनी पूरी पर्सनालिटी में उसको इंटरनलाइज किया जा सकता है ताकि हम बेहतर से बेहतर बने। और एक बार हम बेहतर बनते हैं तो वो हमारे काम में रिफ़्लेक्ट करता है, हमारी तरक्की में रिफ़्लेक्ट करता है। तो ये आज का फोकस होने जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़ यानी उद्यमी की जो आंतरिक क्षमता है उसको समझना और वो क्या क्या है और उन पे काम करना, इस पे आज हमारा फोकस रहने वाला है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ऐसी उद्यमी क्षमता की बात करते हैं तो हम व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, हम क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं और इस डेफिनेशन में क्या एक्चुअली में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, जहाँ हम लोग क्षमता की बात करते हैं वहाँ डेफिनेटली हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ डेफिनेटली हम स्किल्स की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि हमारी एबिलिटी, हर जने की एक बिहेवियर की एक ट्रेट होती है, एक एटीट्यूड होता है काम करने का। तो वो सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं आपकी कॉम्पिटेंसी में, आपकी क्षमता में। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण जो है ये पूरा आपकी क्षमता को बनाता है। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपकी एबिलिटी ये समझने में और ये जानने में जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं एक एटीट्यूड में, एक बिहेवियर में, वो रिफ़्लेक्ट करती हैं और वो टोटल डेफिनेशन प्रोवाइड करती हैं आपकी कंप्लीट क्षमता की। और आज का फोकस, जैसे मैंने कहा, एंटरप्रेन्योरियल क्षमता है, उद्यमी की क्या क्षमता है, उस पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो जहाँ हम लोग क्षमता की बात करते हैं, इससे होता क्या है दोस्तों, हमारी बेहतरी होती है, हमारी एबिलिटी टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम क्या है जीवन में कि हम जो भी काम करें उसको अपने मुकाम पे ले जाएं, उसको इस दिशा दें और ऐसी कोशिश साथ में दें ताकि हमें वो परिणाम मिले जो कि हम चाहते हैं। और एक उद्यमी के नाते, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, सिर्फ पैसे ही नहीं, आप अपना समय, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, तो आपकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो रिज़ल्ट्स उसी हिसाब से आपके पास बेहतर भी आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये बात क्लियर हो गई है कि जब हम एक उद्यमी की क्षमता की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ होता है। और एक चीज़ दोहराने के लिए, आपकी नॉलेज बहुत आवश्यक है। आपकी नॉलेज
आपके स्किल किस प्रकार के हैं, और साथ साथ आपका जो ट्रेड्स हैं, जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जो कि रिफ़्लेक्ट करता है आपके काम करने के और सोचने के तरीके में, वो क्या है। ये सारी फ्रेमवर्क आपको बना के देती हैं आपकी क्षमताएं, आपकी कॉम्पिटेंसीज़। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किन किन किस्म की क्षमताएं हम लोग में एक्चुअली होती हैं। तो दोस्तों दो बेसिक हमारे कैटेगराइजेशन यहाँ पे है। नंबर 1 है हार्ड स्किल्स और दूसरी है सॉफ्ट स्किल्स, राइट। सो इन दो कैटेगरीज़ में हमने कॉम्पिटेंसीज़, आपकी क्षमता को बांटा हुआ है और इसको डिटेल में हम आगे और समझेंगे। और आइए अगले बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और सबसे पहली अगर आप नोटिस करिए, जो सबसे पहली स्लाइड आपको बोल रही है, जो पहला पॉइंट है वो बात कर रहा है इनिशिएटिव की, पहल की। दोस्तों एक बहुत ही मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल। वो ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जो कि एक सक्सेसफुल जने में होनी चाहिए। और विश्वास मानिए दोस्तों, जो पहली चीज़ है, जो पहली क्वालिटी एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल में होनी चाहिए है, वो होती है प्रोएक्टिवनेस, यानी कि पहल करने की, इनिशिएटिव लेने की एक कैपेबिलिटी, एक क्षमता। इसका सिंपल टर्म से मतलब है कि आप आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ में, वो हिम्मत जुटाते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, खुद में आप महसूस करते हैं, तभी वो आप आगे उसमें पहल करते हैं और वो पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम उठाना सबकी बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग में ये इनबिल्ट ट्रेट होती है और जिनमें नहीं है वो डेफिनेटली इसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहली जो स्किल की यहाँ बात हो रही है वो पहल लेने की है, यानी इनिशिएटिव लेने की है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, और ये आपकी क्षमता को डिफ़ाइन करता है। तो ये स्किल आप में होनी चाहिए, टू टेक एन इनिशिएटिव, एक पहल करना, एक शुरुआत करना। क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वो हमारी सबसे पहली है नंबर 1 स्किल जो हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप देखें दोस्तों, हमारे चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करके आती हैं, दरवाज़े पे दस्तक दे के आती हैं, हमें अवसर मिलता है। कभी कभी हमें उन अवसरों को ढूंढना पड़ता है, राइट। तो एक एबिलिटी ऐसे अवसर को पहचानना। अक्सर ये भी होता है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी तो आती हैं पर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अवसरों को ना कि ढूंढना बल्कि उनको पहचानना भी ये एक बहुत कला होती है। तो ये नंबर 2 पे है हमारे इस लिस्ट में, अवसरों की तलाश, और उसके बाद तलाश भी कर ली, आपको अवसर मिल भी गए, उस पे पहल लेना, उसमें कार्यवाही करना, आगे और बढ़ना, उसे एग्जीक्यूट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये स्किल एक उद्यमी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि एक रिस्क ले रहा है, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। दोस्तों यहाँ हट है, हम लोग बोलते हैं हमने बच्चों को हट ही नहीं होना चाहिए, पर यहाँ ये हट पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया है। आपको किसी काम में पीछे पड़ना, लगे रहना, हिम्मत ना हारना, ये वो वाला हट की बात कर रहा है। परसिस्टेंस, हमें जब कोशिश करनी है तो अगर छोटी मोटी चीज़ों से हम घबरा गए या हिम्मत हार गए, तो वो सारी जो हमने पहल की थी, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो हमारी सारी वेस्ट हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। तो वो परसिस्टेंस, वो हट दिखाना, वो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना, ये तीसरा स्किल यहाँ पे हमें ज़ोर दे रहा है और हमें बुला रहा है और कह रहा है कि ये हर उद्यमी के पास ये क्षमता होनी चाहिए, ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। दोस्तों हम लोग सब काम करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल जना, एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हमेशा कोशिश करेगा कि हम बेस्ट करें, एक हाई क्वालिटी का काम करें,
राइट। हम यहाँ भी सक्सेस और फेलियर बाद में आएगा, पर अगर हमारी इनपुट दोस्तों परफेक्ट नहीं है, अगर हमने आधे मन से काम किया है या ठीक से उसमें एनर्जी नहीं डाली है, दिमाग नहीं लगाया है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो उसका जो आउटपुट होगा, उसका रिज़ल्ट होगा, वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये एक और एबिलिटी है। तो कॉन्स्टेंटली हम जो काम करें, जो हमने अपॉर्चुनिटी देखी है, जो हमने पहल की है, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमने अपना 100% दिया है? हैव वी ट्राइड आवर बेस्ट टू प्रोवाइड solution to it, or have we tried our best to provide the input to it? So ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरत है कि हमें कॉन्स्टेंटली इसको और इसको मैं दोनों जोड़ूंगा, कंसिस्टेंट रहना और साथ साथ वो हट ढंग से अपना बेस्ट देना। क्योंकि जहाँ आप अपने बेस्ट से नीचे आते हैं, जहाँ आप कोशिश करते हैं कि चलो काम चलाओ, काम हो जाएगा, तो दोस्तों आपको उसी हिसाब से फिर उसके नतीजे भी मिलते हैं। सो वी नीड टू एंश्योर कि वी आर प्रोवाइडिंग आवर बेस्ट। सो ये अभी आपके सामने 4 दोस्तों ये स्किल्स आई हैं। 5वें नंबर पे है एक और अहम बात जो कि आपके मेरे बाईं तरफ है, आपके दाहिने तरफ आएगी। तो ये कमिटमेंट टू वर्क, वो आपका कमिटमेंट अपने काम के प्रति, अपने पैशन के प्रति। और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि आपका पैशन, आपका काम एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो वो कमिटमेंट आपके काम में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए, और वो ही आपकी बनाती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षमता। क्योंकि आप हैं लीडर, और उस लीडर में जब ये क्वालिटी है, सो एक लीडर अपने बाकी जो फॉलोअर्स हैं, जो आपकी आर्मी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट होगी, उसमें ट्रांसफ़र होएगी। सो वो कमिटमेंट दिखाना, राइट कमिटमेंट दिखाना, ताकि आप अपने आप को और अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें। सो इसमें अगला हम देखते हैं कौन सी वो स्किल है जो आपके लिए ज़रूरी है, और जो सॉफ्ट स्किल वाली कैटेगरी में आती है आपकी एफिशिएंसी। सो एक कमिटमेंट है, एक कंसिस्टेंसी है, उसके बाद एफिशिएंट, आप कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं। सबको 24 घंटे मिले हुए हैं, अब हम उन 24 घंटों को कितनी स्मार्टली और कितनी एफिशिएंसी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी एबिलिटी पे रहेगा। हमारे पास स्टाफ भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, पर क्या हमने इन सारे रिसोर्सेज को, इन सारे एसेट्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, या हमने उनको वेस्ट किया, या उनके पोटेंशियल तक हम उन्हें नहीं ले जा पाए। हम अपने स्टाफ को इंस्पायर नहीं कर पाए ताकि वो और बेहतर करें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डबल मेहनत करें या स्मार्ट मेहनत करें, वो भी कंसिस्टेंट रहें, वो भी पहल करें। क्योंकि हर जगह आप नहीं हो सकते हैं। आपका काम दूसरों को चाबी देने का है, राह दिखाने का है, प्रोवोक करने का है, पुश करने का है। अल्टीमेटली सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, आपकी स्टाफ करेगी, आपकी टीम करेगी, आपकी आर्मी करेगी, पर सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, टू डू वेल नॉट ओनली इन योर लाइफ, अपने सिर्फ जीवन में नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने उद्यम लगाया है, उसकी तरक्की के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए और बेटर प्रॉफिट्स के लिए, बेटर सर्विसेज टू द एनवायरनमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, अपने भारत देश को और आगे ले जाने के लिए आप कॉन्स्टेंटली वही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप वैसी कोशिश कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। सो दोस्तों, आपकी एफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी एफिशिएंसी ट्रांसलेट होएगी आपके वर्कर्स में। सो ये एक उद्यमी की बहुत ही अहम कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है, जो उसमें एकदम होनी चाहिए। दोस्तों, उसके साथ ये पॉइंट हम लोग कई बार रेस कर चुके हैं और कॉन्स्टेंटली आपसे करते हैं, और हम लोग बार बार करते भी आएंगे, जो कि प्लानिंग की बात करता है। सिस्टेमैटिक प्लानिंग, हमारा क्या गोल है, गोल भी हम प्लान कर सकते हैं, कितने समय में हमें उस गोल को अचीव करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कैसे हम उन्हें जमा करेंगे, कैसे उन रिसोर्सेज को हम स्मार्टली यूटिलाइज़ करेंगे,
कैसे हम उस पर कंट्रोल वाले फैक्टर्स रखेंगे ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो वो पता लग सके, और अगर कमी पता लग गई है तो उसको ठीक करें, और साथ ही साथ वो चेंजेस लाएं ताकि वो चीज़ उस सिस्टम में रिपीट ना हो। बिकॉज अल्टीमेटली क्योंकि हमारी प्लानिंग पक्की है, सिस्टमैटिक प्लानिंग है, तो हमारा आइडिया, हमारा एग्जीक्यूशन फेल नहीं कर सकता है। और अगर उसमें कुछ कमियां आ भी रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना, और फिर सिस्टमैटिक ढंग से फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको रिकैलिब्रेट करना, उसे चेंज करना और डायनेमिक रखना अपनी प्लानिंग, ताकि अगर कोई उसमें कमी रह गई है तो वो हम बदलाव जल्दी से लाएं और उसके बाद उसको फिर से अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें ताकि वो पहले वाली गलती ना रिपीट हो। राइट? तो हमें कॉन्स्टेंटली लर्न भी करना है, अनलर्न भी करना है, चेंज भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, इफेक्टिवली करना है, परसिस्टेंटली करना है, हट से लगे रहना है, एफिशिएंटली करना है, स्मार्टली करना है, कंसिस्टेंट रहना है, पहल करनी है। ये सारे देखिए फैक्टर्स एक एक क्षमता की तरफ ले जा रहे हैं, एक बेहतर उद्यमी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक स्किल्स हैं जो कि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और जो आखिरी में यहाँ मेंशन्ड है, नंबर 8 पे है इस स्लाइड में, ये बात कर रही है अपने आप को असर्ट करना। आप खुद प्रैक्टिकली देखिए, एक कमरे में अगर आप वहाँ पे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वहाँ बातें कर रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं। राइट? और सब लोग नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पे एक ये बात अहम निकल के आ रही है कि कुछ लोग अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि वो असर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बात लोग समझें। यहाँ असर्ट करने का या मुखरता दिखाने का ये मतलब नहीं है कि दूसरों पे दबाव डालना, पर अपनी बात ऐसे कहना या रखना ताकि दूसरा जना उस पर विश्वास करे और उस पर काम करे। तो ये हमें क्षमता बहुत एक आवश्यक है एक उद्यमी के लिए, क्योंकि एक उद्यमी लीडर है, एक उद्यमी एक दिशा दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है अपने स्टाफ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो लोग उसकी बात तब सुनेंगे जब वो खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, उसकी बात में दम होगा, और वो इस तरीके से करेगा अपनी बात ताकि दूसरा उसकी बात समझे और माने। सो वो असर्टिवनेस, वो मुखरता उसमें अपने काम के प्रति, अपने कहने के प्रति, अपने एटीट्यूड में दिखानी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों ये पहली स्लाइड थी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, और इसमें 8 हम लोग ने स्किल्स कवर की हैं। अभी सारी स्किल्स अभी नहीं पूरी हुई हैं। इस अगले स्लाइड में आपको और स्किल्स मिल रही हैं, और नंबर 1 की इस स्लाइड में, जो कि एक्चुअली नंबर 9 है, प्रोत्साहन देना औरों को, यानी कि उनको परसुएड करना। सो आप भी कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी बातों के लिए उनको परसुएड करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि बेटा ये करो, ऐसे करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है, आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि ये आपके बच्चे के लिए या इस एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत सही है। सो वही क्वालिटी जनरली आपके में अगर है तो वो आप अपने उद्यम के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए एकदम बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी क्षमता का हिस्सा है, वो आपकी ट्रेट है, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है। अपने एनवायरनमेंट को, अपने स्टाफ को प्रोत्साहित रखना, ये एक बहुत कला है, बहुत बड़ी कला है, जो कि आपको उसकी कीमत, अहमियत समझनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे उसको कैसे हम अपने आप में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा हाफ जो प्रोग्राम है आज का, वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि सारी जो क्षमताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको इंटरनलाइज कैसे करें, हम कैसे उन्हें बढ़ाएं ताकि वो हमारे जीवन का हिस्सा, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा, हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर का हिस्सा बन सकें। दोस्तों राइट? सो ये परसुएशन, ये प्रोत्साहन एक ऐसी स्किल है जो कि आपको खुद को तो प्रोत्साहित रखना ही है, साथ साथ आपको आपके अराउंड अपनी स्टाफ को,
अपने कस्टमर्स को भी प्रोत्साहित रखना है। अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, बेहतर सर्विसेज के साथ, बेहतर प्रोडक्ट के साथ डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सारे स्किल्स की आज हम बात कर रहे हैं, क्षमताओं की बात कर रहे हैं, और कैसे एक उद्यमी के लिए ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, साथ साथ एक लीडर जो है तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ लगाता है, तरह तरह की कोशिशें करता है कि कैसे हम सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें, कैसे अपने बेनिफिट के लिए मोल्ड कर सकें, कैसे अपने बिज़नेस के लिए मोल्ड कर सकें। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लगाना ताकि हम बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को और एनवायरनमेंट को। ये भी एक कला होती है, कॉन्स्टेंटली ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाना ताकि आप बाकी चीज़ें, बाकी लोग, बाकी एनवायरनमेंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपका काम बने, आपके बिज़नेस का काम बने और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना। और ये कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ये एक लिस्ट, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। दोस्तों, साथ साथ हम चाहे जितना भी फूल प्रूफ अपनी तरफ से प्लान बना लें, चाहे जितनी भी हम कॉम्पिटेंसीज़ देख लें, एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो कहलाता है मॉनिटरिंग करना, एक निगरानी रखना। हम जो भी काम कर रहे हैं कांस्टेंट उस पे एक नज़र रखना। तो सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आजकल लगाए जा रहे हैं, वो निगरानी का काम कर रहे हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो कैप्चर कर लेता है और फर्स्ट क्लास अच्छी क्वालिटी में, मल्टी कलर्स में वो कैप्चर करता है, राइट। लाइकवाइज हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम हरकतें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाने के लिए, उस पे एक नज़र, उस पे एक कंट्रोल रखना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि क्या हम सही जा रहे हैं, हम सही दिशा में हैं, जो हमने प्लान किया था, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं, राइट। तो ये मॉनिटरिंग, ये निगरानी दोस्तों, इसकी भी एक स्किल होती है। हम चादर ओढ़ के नहीं सो सकते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो प्लानिंग कर दी, सिस्टम बना दिए, लोग अपॉइंट कर दिए, तनख्वाह हम दे रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें कांस्टेंट निगरानी रखनी ज़रूरी है। और इसके भी बेनिफिट होते हैं कि वो इंश्योर करता है कि कोई उसमें कोई ढीलापन तो नहीं दिखा रहा है, सिस्टम में कोई कमियां तो नहीं आ रही हैं। इसके काफ़ी एडवांटेज हैं। तो ये एस्पेक्ट, ये क्षमता, ये कौशल बहुत ही आवश्यक है, जो कि हर एक उद्यमी के पास होनी चाहिए, एक नेचुरली होनी चाहिए। उसके बाद सबसे आखिरी जो है 12 नंबर का जो दोस्तों यहाँ पे क्षमता है, जो स्किल है, उसकी जो बात हो रही है, और वो है कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए चिंता करना। बिल्कुल दोस्तों, एम्पैथी की यहाँ बात हो रही है। ऐसे सोचना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हर सिचुएशन आप सोचेंगे तो एक आप ऐसे लीडर निकल के आएंगे जो कि औरों की चिंता करता है, जो कि एक सेल्फिश ढंग से सिचुएशन नहीं रीड करता है, बल्कि ऐसे पर्सपेक्टिव से रीड करता है, समझता है चीज़ों को, ताकि उसका बेहतर सलूशन निकाल सके। क्योंकि हमें अपने आप को इम्पोज नहीं करना है एनवायरनमेंट पे, औरों पे। हम अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो हमारा काम आसान होगा, वहाँ पे द्वंद्व कम होगा, वहाँ पे फाइटिंग नहीं होएगी, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होएगा। क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल सेम है, सबको बेहतर करना है, बिज़नेस आपको भी अच्छा करना है, आपके स्टाफ को भी तरक्की करनी है। सबका गोल एक तरीके से सिमिलर है, उसे अलाइन ऐसे करना है, और वो हम एम्पैथी से कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान क्वालिटी जो कि हम में होनी चाहिए। ये शब्द ऐसा है दोस्तों कि सिंपैथी और एम्पैथी आपने सुना हुआ होगा। तो सिंपैथी और एम्पैथी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अक्सर ये इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज़ हो जाता है। इसका आपको आसान सा उदाहरण देते हैं। सपोजिंग एक बच्चा साइकिल चला रहा है या पैदल चल के जा रहा है और वो लड़खड़ा के गिर जाता है, और वो नीचे ऐसे गिरा हुआ है,
और आप वहाँ से जा रहे हैं और आप उसके पास पहुँचते हैं, तो आपके दो तरीके हो सकते हैं वहाँ पे। अरे ये तुमने क्या किया, देख के नहीं चल सकते थे? अरे देखिए, तुमने देखो चोट लग गई तुम्हारे, कहाँ पे लगी है, चलो आओ, ये तो नहीं ठीक है, देख के चला करो बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या, सिंपैथी तो दिखाई, राइट। दूसरा हो सकता है, दूसरा नज़रिया, कोई बात नहीं, गिर गए, चलो अब इसको देखते हैं, तुम्हारे पास चोट, चलो डॉक्टर के पास ले चल सकते हैं, देखिए तुम्हारे पैर ठीक है कि नहीं, कहाँ पे चोट लगी है, राइट। हमने उसको, उस जने को, उस बच्चे को कमज़ोर नहीं दिखाया या उसकी गलती नहीं बताई, बल्कि हमने वहाँ पे सलूशन फाइंड करने की कोशिश की, उस पर भी हमने कंसर्न दिखाई। सेकंड केस में हमने एम्पैथी दिखाई है, राइट। तो एम्पैथी में हमेशा दूसरे की तरफ से अगर हम सोचेंगे तो दूसरा भी आपको प्रति और आपके लिए ज़्यादा सम्मान करेगा, आपकी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा और ज़्यादा चीज़ें मानेगा। तो ये बात हो गई एम्पैथी की, और ये स्किल एक लीडर में, एक उद्यमी में बिल्कुल होनी चाहिए, और ये कॉम्पिटेंसी बनाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स बनाती हैं। नाम ज़रूर इसको सॉफ्ट दिया हुआ है, पर ये देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हर जने में होना चाहिए और ख़ास कर एक उद्यमी में होना चाहिए। तो ये दोस्तों, यहाँ पे ये स्लाइड पूरी होती है, और हम आशा करते हैं कि आप ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं और उससे आपको लाभ मिल रहा है। आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं। नोट्स ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कॉपी और पेंसिल लेकर ही बनाएं। बेस्ट चीज़ जो रहती है आपके दिमाग में रहती है, और उससे भी बेहतर है जब आप उसे अपनाने लगते हैं। तो साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, ये उम्मीद रहेगी कि जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो ऑलरेडी आप में हैं, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप में हो भी सकती हैं लेकिन आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, या वो चीज़ें अभी भी इग्नोर्ड हैं और आपके पास नहीं हैं। किन चीज़ों पे आप पे ज़्यादा काम करना है। तो हमने आपको एक लंबी सी लिस्ट, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटीज़, ये ट्रेट्स, ये बिहेवियर एक इंडिविजुअल में होने चाहिए, और एक सक्सेसफुल उद्यमी में ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी सोच होनी चाहिए। ये सारी जो 12 सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये वो बात कर रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट लिस्ट थी जो सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होने चाहिए, एक सक्सेसफुल उद्यमी के पास होने चाहिए। और आइए अब बढ़ते हैं, और हम ये अब देखेंगे कैसे ये सॉफ्ट स्किल को इंटरनलाइज किया जाए, यानी कि कैसे अपने आप में ये सॉफ्ट स्किल्स, ये जो कौशल है, कैसे अपने आप में बढ़ाया जाए, कैसे अपने आप में क्षमताएं और बढ़ाई जाएं। इसमें हम लोग दोस्तों फोकस करेंगे इस एस्पेक्ट में कि कैसे, क्योंकि ये हमने रिकग्नाइज़ कर लिया है कि ये सारी जो स्किल्स हैं, जो सारी क्षमताएं हैं, वो हमारे लिए आवश्यक हैं, और ये हमने भी देखा है कि कैसे ये क्षमताएं हमें आगे ले जाती हैं। सो दोस्तों, जहाँ हम क्षमताओं की बात करते हैं, वो हमें किस पहलू पे ज़ोर डालती हैं? एक तो आपकी खुद की बेहतरी के लिए, कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके जो एबिलिटीज़ हैं वो सामने हुनर दिखाती हैं, सामने आती हैं। ये एक बात का एक चिन्ह होता है, एक बात का स्टेटमेंट होता है कि आप में कैपेसिटी है, राइट। सो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है टू डू एनी वर्क। कोई भी काम, कोई भी आपकी क्षमता बढ़ा रहा है, आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये आपको एक मैसेज दे रहा है, एक आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यस, आई कैन डू इट, राइट। दूसरे लेवल पे ये बात कर रहा है, जहां आप देखते हैं कि आपके पास कैपेसिटी है, इसका ये मतलब है कि आप जो काम करेंगे उसमें आपके सक्सेस पाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं एक आपके एंटरप्रेन्योर बनने के, और सिर्फ बनने के नहीं, उसको सस्टेन करने के और आगे बढ़ने के। तो जहां आपके पास वो क्षमताएं होंगी, वो एबिलिटीज़ होंगी, वो कौशल होगा, वो एटीट्यूड होगा, वो ट्रेट होगा, नेचुरली आपके काम बनेंगे,
राइट दोस्तों। और उसके साथ साथ जब हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये कौशल, ये स्किल्स, ये क्षमताएं हम में होनी चाहिए और हम समझ रहे हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, तो क्यों ना इन्हें अपना हिस्सा बनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाएं, अपने एटीट्यूड का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों इसका जो तीसरा एस्पेक्ट है वो जहाँ हम ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये क्षमताएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये हमें कोशिश करनी है कि ये हमारा हिस्सा बने, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बने, हमारी स्पेशलाइजेशन का हिस्सा बने, ताकि ये रिफ्लेक्ट करें, ये हमारा बिहेवियर बन जाए, ये हमारा एटीट्यूड बन जाए। दिस इज़ व्हाट this slide is talking about, how to internalize all these aspects that we know are important। हमें मालूम है ये बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं फॉर एनी उद्यमी, फॉर एनी सक्सेसफुल उद्यमी। तो ये हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये हमारे बिहेवियर में और एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करें। और ये जो सेकंड हाफ ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इसी बात पे फोकस कर रहा है कि हम एक उद्यमिता की कुशलता की क्षमता को और बढ़ाएं, उसे इंटरनलाइज करें और उसको अपना हिस्सा बनाएं। क्योंकि एक लीडर किसी वजह से बनता है और उन वजहों को जितना वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपके स्टाफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज चाहती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम ये कदम उठा सकते हैं और कौन से वो तरीके हैं जिनको हम अपनाने से ये डिफरेंस हम ला सकते हैं अपने जीवन में। और यहाँ जीवन आपका पर्सनल तो डेफिनेटली होता ही है, साथ साथ ये प्रोफेशनल जीवन है आपका। आपने रिस्क लिया हुआ है, आपने पैसे लगाए हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें कैसे सक्सेसफुल बने। तो दोस्तों सबसे पहले जो एक नंबर पे है, टॉप पे है, आपको अपनी योग्यता को पहचानना है और उसे मान्यता देनी है। सो पहचानना और रिकग्नाइज करना कि यस आई हैव इट। सो सिर्फ ये जानना कि यस होगी हमारे पास या होनी चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। यहाँ डेफिनेट ये आंसर आपको दे रहा है कि हाँ, ये मेरे में कैपेबिलिटी है, मेरे में क्षमता है रिस्क लेने की, मेरे में क्षमता है औरों को लीड करने में, राइट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि हाँ होगी कहीं या मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं कर रहा हूँ। सो ये इस योग्यता को पहचानना और उसे मान्यता देना ये परम आवश्यक है। और ये अपने नंबर 1 कैटेगरी में है, नंबर 1 लिस्टिंग में है, जो कि आपको ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू इंटरनलाइज योर कॉम्पिटेंसीज, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ऐसी क्षमता आपके पास है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसको पहचान नहीं पाए हैं, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उस कॉम्पिटेंसी को असेस करना, उस योग्यता को असेस करना कि कितनी कैपेसिटी है आप में। सो लीडर भी कई क्वालिटी के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, राइट। सो आपको देखना है कि जो आप में क्षमता है वो कितनी दूर तक आपको ले जा रही है, कितना इफ़ेक्टिव आपको बना रही है, या आपके काम कितने इफ़ेक्टिवली हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, कितने आप परसिस्टेंट हैं, क्या आपकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं। सो इसका असेसमेंट आप बेहतर जानते हैं, यू नो योरसेल्फ। सो ये असेसमेंट आप पे छोड़ा जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी योग्यता का असेसमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके और भी तरीके होते हैं कि कैसे हम ये जानें। तो वो तरीका है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें जब करते हैं तो वो रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं, या दूसरा आपको जो फीडबैक देता है कि हाँ ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है या ये चीज़ मिसिंग है आप में। सो योग्यता का निर्धारण करना, उसकी कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट करना, ये एक नेक्स्ट स्टेप बनता है इन ऑर्डर टू, यहाँ कॉन्स्टेंटली आप कोशिश कर रहे हैं कैसे हम ये जो क्वालिटी है ऑफ बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर, ये हम कैसे कर सकें। तो ये 1 2 3 4 करके ये स्टेप्स हैं जो कि आपको करने ज़रूरी हैं दोस्तों। साथ साथ कॉम्पिटेंसी की मैपिंग यानी योग्यता का प्रतिचित्रण करना, इसका इन सिंपल टर्म्स आप समझ लीजिए कि हमने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया था कि हमें कुछ योग्यताएं चाहिए, कुछ कौशल चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, एक एटीट्यूड चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड
उसको कैसे और बढ़ाया जाए। तो हमने कोशिश की कि सबसे पहले हम देखें कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से हमारे में योग्यताएं हैं, उसको हम प्रॉपर असेसमेंट करें कि क्या कहाँ पे वो एग्जैक्टली रहती हैं, किस लेवल की हैं, किस स्टेट की हैं, किस क्वालिटी की हैं। साथ साथ जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ मैपिंग, सो अपनी जितनी भी योग्यताएं हैं इनको अलग अलग क्लियरली समझना, राइट दोस्तों, क्योंकि जिसमें जितनी कमी है या कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर उस कॉम्बिनेशन में वर्क कर सकती है, राइट। तो कुछ लोग सिर्फ जैसे बेहतर स्पीकर हो सकते हैं, तो वो जानते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बोलने से कन्विंस कर सकते हैं, हम पॉसिबली लिखने से नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें मालूम है कि हमारी कॉम्पिटेंसी बोलने में ज़्यादा है, तो वो वहाँ फोकस करेंगे। तो उसी चीज़ की यहाँ बात हो रही है कि हम अलग अलग अपनी जितनी भी कुशलताएं हैं, जो भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो भी योग्यताएं हैं, उनको हम समझें, हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या कहाँ कमी है, किस चीज़ को हमें आगे लाना है, किस चीज़ में और बेहतर बनाना है, कौन सी चीज़ अभी भी अपने लेवल पे परफेक्ट नहीं है, हमें उस पे काम करना है। ये सारा हम लोग अपना गेम प्लान बना रहे हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर, इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर लीडर। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। और उसके बाद नंबर 4, जहां हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कॉम्पिटेंसी हमारे पास है या नहीं है या कम है, हमें डेवलपमेंट करना है, उसे बढ़ाना है, राइट। या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है या उसे हटाना है। सो कॉन्स्टेंटली इंटरवेंशन का मतलब है कि हम ऐसे अब कदम उठाएंगे ताकि हमें क्वालिटेटिव चेंजेस आने लगे हमारे एटीट्यूड में, हमारी बिहेवियर में, हमारे थॉट प्रोसेस में, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करेंगी हमारे काम में, ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करेंगी हमारे एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करेंगी द वर्क दैट यू डू। यही चीज़ें जो आपका स्टाफ है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसको या तो इंस्पायर करेगा, पॉजिटिव फील देगा या नेगेटिव फील देगा। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे इन कुशलताओं को, इन कॉम्पिटेंसीज़ को, इन योग्यताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं इन रियल टाइम, इन रियल वर्ल्ड, इन रियल सिचुएशन। पर ये होमवर्क आपको करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, इन ऑर्डर टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर। सो दोस्तों, ये तरीके हैं, मोटे तरीके, इनको और हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सबसे पहले जहाँ ने बात की, हमने अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी योग्यताओं को आइडेंटिफाई किया और उन्हें मान्यता दी कि हाँ, ये मेरे अंदर है या ये मेरे में नहीं है। ये हम अपने आप को मैसेज दे रहे हैं कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है या इसको और बेहतर करना है या इसको हटाना है। ये हमने सबसे पहले ये पहला कदम उठाया। और द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी इज़, यही आपका पहला स्टेप बना, जहाँ पे आपने रिकग्नाइज़ किया कि ये हमारे में योग्यता है और मैं कर सकता हूँ, मैं पहल ले सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, मेरे में वो क्षमता है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं परसुएसिव हूँ, मैं दूसरों को मना सकता हूँ, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं अपने रिसोर्सेज को मार्शल कर सकता हूँ, मैं जनरेट कर सकता हूँ फंड्स, राइट, मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप इंटरनलाइज कर रहे हैं और अपने बिहेवियर और एटीट्यूड और अपने कैरेक्टर में उतार रहे हैं, और दैट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग यू इन वन डायरेक्शन, वेयर बाय आपके काम पूरे हो रहे हैं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो क्लियरली हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, हम उसे मान्यता देते जा रहे हैं कि ये फैक्टर्स, ये योग्यताएं हमारे में हैं, या हम उन्हें और बढ़ा रहे हैं, और आगे कैसे बढ़ाना है ये भी हम देखेंगे। पर ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कदम जो हम लोगों ने पहले भी लिस्ट में देखा था, और उसी पे हम लोग डिटेल पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट, कि जो हमारी योग्यता है उसका असेसमेंट, क्योंकि हम अपना रिपोर्ट कार्ड तब देखते हैं जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये कह देना कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं या हम बहुत अच्छे लीडर हैं, ये सफिशेंट नहीं होता है। वो तो ठीक है, वो तो आपने पहली बार अपने आप को बता दिया और
कॉन्स्टेंटली ये मैसेज भी दे दी, अल्टीमेटली आपकी टेस्टिंग तो ग्राउंड पे होती है, यानी कि रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ में होती है। तो उस कॉम्पिटेंसी को, उस योग्यता को असेस करना ये बहुत ज़रूरी है, और यही आपका सेकंड स्टेप बनता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप जितना असेसमेंट करते हैं तभी आपको पता चलता है कि कहाँ पे अभी भी कमी है, किस चीज़ को और शोर अप करना है, किस चीज़ को और ऐड करना है या डिलीट करना है। तभी हमें सही रिज़ल्ट और सही इंफॉर्मेशन, सही फीडबैक हमें मिलता है, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमारा गोल है टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फंड्स हैं, पर हमारे पास अगर राइट कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, एंड यू टेंड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि बाकी तो सारी चीज़ें थी, हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए। सो राइट, तो ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप लेने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद यह देखना है कि व्यक्ति के पास कौन सी उद्यमिता क्षमता है, क्योंकि हम उद्यम की बात कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम कोरिलेट कर रहे हैं उस बिज़नेस से, उस एंटरप्रेन्योरशिप से। तो वो आपकी योग्यता को भी आपको उसी से कोरिलेट करना है कि इसमें क्या क्या हमें स्किल चाहिए, राइट। आपको वेंडर्स अपने अपॉइंट करने पड़ेंगे, आप राइट मशीनरी आप लेंगे, आप लोगों को हायर करेंगे, आप लोगों को ट्रेन करेंगे, आप ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बनाएंगे जो कि बेस्ट हो, बिकॉज आपको कंसिस्टेंसी भी बनानी है, क्वालिटी भी बनानी है, परसुएशन भी करना है, मार्केट भी करना है, नेगोशिएट भी करना है। सो इन सारे एस्पेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी है अच्छी योग्यता रखना, और अगर लीडर में वो योग्यता रहेगी तो वो ट्रांसफ़र होएगी आपके एनवायरनमेंट में, आपके स्टाफ में, आपकी आर्मी में। आपकी पूरी जो बिज़नेस है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी आर्मी है और आप उसके जनरल हैं, एंड दिस जनरल मस्ट बी प्रॉपरली कंटेन्ड विद द राइट कॉम्पिटेंसीज। उन योग्यताओं के साथ उसको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, और आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जहां हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग की बात करते हैं, वो क्लियर टर्म्स में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमें जाना यहाँ पे है, तो बीच में क्या कमी अभी भी है जो कि हमें पूरी करनी है ताकि हमारी योग्यताएं बढ़ें। तो मैपिंग में हम देखते हैं कि अभी भी हम क्या लैक कर रहे हैं ताकि हम उसको बेहतर बना सकें और एक लेवल पे आ सकें जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकें कि ये योग्यता मेरी पूरी कॉम्पिटेंट है और बेहतर है। दोस्तों, साथ साथ अब डेवलपमेंटल इंटरवेंशन जहाँ बात आती है, हम वो कदम उठाने लगते हैं जो कि हमारी योग्यताओं को बढ़ाएं और जो कमियां हैं उसको पूरी करें। तो दोस्तों, ये पूरी एक जर्नी है, एक डेफिनेट जर्नी है जो कि आपको एक बेहतर उद्यमी बनाती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में हम लोग रिस्क लेते ही हैं, तरह तरह के रिस्क लेते हैं। एक अहम चीज़ जो कि हमें अपने जीवन में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लानी चाहिए, वो है गोल सेटिंग की, लक्ष्य को अपना समझना और उसका निर्धारण करना। सो आज का टोटल प्रेजेंटेशन जो सेकेंड हाफ का है, इसी एस्पेक्ट पे फोकस करना है। और हमने योग्यताएं अपनी समझ ली हैं, हमें कमियां उसमें देख ली हैं, हम उसको उन कमियों को मैप करके और उसमें जो भी इंटरवेंशन करने हैं, उसमें कौन सी चीज़ें बढ़ानी है या कम करनी है, हम उससे बाहर आ चुके हैं। अब हमारे पास एबिलिटी है, तो सबसे पहला जो काम होता है एक गोल सेट करना अपने बिज़नेस के लिए, अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं और साथ ही साथ आप रिस्क भी लेंगे। तो उस पे पूरा ये प्रेजेंटेशन है। सो गोल सेटिंग क्या है एग्जैक्टली? सो दोस्तों, ये एक फॉर्मल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बिजनेस। हम एंटरप्रेन्योर तो बन गए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये क्लियरली डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, और एक सबसे अच्छा तरीका होता है उसे पहले समझना ये क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद उस पर नेसेसरी एक्शन लेना। तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और इसको पूरा करने के लिए हम इतना समय लेंगे, हम इसको पूरा करने के लिए इन इन चीज़ों की हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
इनको हम कैसे प्रोक्योर करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, और अगर उसमें कोई कमियां आ रही हैं तो कैसे हम रीसेटिंग ऑफ गोल्स करेंगे। ये प्रेजेंटेशन आपको इस दिशा में आज ले जाएगा। और साथ ही साथ जहां हम एक उद्यमी की बात करते हैं, जहां हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग डेफिनेट रिस्क ले रहे होते हैं, एक हम लोग जोखिम उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जो कि बुरा सोचती है, नेगेटिव सोचती है कि मेरे साथ अगर पैसे डूब गए तो, राइट। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए गोल सेटिंग ज़रूरी है। हमारे पास एक डेफिनेट जब प्लान रहता है तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसलिए एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मल प्रोसेस है, जैसा कि आपको ये स्लाइड भी बता रही है, कि ये आपको आपके डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। ये डायरेक्ट करता है कि क्या एग्जैक्टली हम करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। सो ये बहुत ही अहम एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस के लिए और आपके काम के लिए, और इवन अदरवाइज इंडिविजुअली आपके जीवन के लिए भी। तो किस किस्म की गोल होनी चाहिए, तो ये स्लाइड बात करती है स्मार्ट गोल। हमें अपना गोल स्मार्ट रखना है, राइट। तो स्मार्ट जहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम ऐसे गोल्स बनाएं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस हम लेआउट करें जो कि हमें मदद करें हम अचीव करने में जो भी हमने चाहते हैं अपने बिज़नेस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू, उसको अचीव करना। तो वो हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। जितने हमारे गोल स्पेसिफिक होंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मुझे ये सड़क ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग सकता है, पर यहाँ आपने डिफ़ाइन नहीं किया अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन नहीं डिफ़ाइन किया, तो इसमें अपने आप में ठीक तो है, पर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वाइज डिसीजन नहीं माना जाएगा। इसमें बात वापस देखिए आपकी योग्यता पे जाएगी, क्या आप सही फ़ैसला यहाँ पे ले रहे हैं। तो जितना स्पेसिफिक बनाएंगे अपने गोल को, जितना मेजरेबल बनाएंगे, आपको नापना भी तो है क्या आप अपनी दिशा में सही जा रहे हैं, राइट। सो वो आपका गोल मेजरेबल भी होना चाहिए, आपका गोल एक्शन ओरिएंटेड यानी अटेनेबल भी होना चाहिए। हम अनरियलिस्टिक गोल अगर बना लेंगे, चांद पे हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सारे अगर हमारे प्लान्स ऐसे ही होंगे जो कि बहुत ही मुश्किल है अचीव करने में, तो हम कॉन्स्टेंटली अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ ही ना पाएँ। सो स्पेसिफिक, मेजरेबल गोल, एक्शन ओरिएंटेड यानी अटेनेबल गोल्स, रियलिस्टिक काफ़ी सिमिलर है, वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हम लोग नहीं करते हैं, एक डेडलाइन सेट करना। कितने पीरियड में ये हम एक्शन पूरा करेंगे। अक्सर हम लोग जीवन में दोस्तों ऐसा प्लानिंग करते हैं या हमारी इच्छा व्यक्त करते हैं कि ये काम हमें करना है, तो हमारी सोच तो अच्छी है, हमने पॉजिटिव चीज़ सोची हुई है, हम उसे करना भी चाहते हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक हम इंतज़ार खुद भी करेंगे और औरों को भी करवाएंगे उसको पूरा करने के लिए। सो वी मस्ट हैव अ डेडलाइन, वो टाइम बाउंड गोल होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ अब हम क्या क्या कदम उठाएं ताकि अपने गोल तक हम पहुँचें। सो जितने हम छोटे छोटे टास्कों में अपने गोल्स को ब्रेक करते जाएंगे, उतनी हमें सक्सेस भी दिखाई देगी, सारे गोल्स मेजरेबल हो जाएंगे, अटेनेबल हो जाएंगे। सो ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल टास्क्स। क्यों हम एक बड़ी चीज़ को ही सोचें, क्यों ना उसे छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि सक्सेस इज़ अचीव्ड व्हेन वी टेक स्मॉल स्टेप्स, ऑल स्टेप्स आर लीडिंग टुवर्ड्स योर गोल। सो अपने गोल्स को ब्रेक करिए। अगेन वही रूल हर छोटे गोल के लिए अप्लाई करेगा जो कि हमने पहले देखा था कि वो मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो हमने गोल को ब्रेक किया और उनको भी अटेनेबल बनाया। सो दिस मेक्स आवर एंटायर प्लान ईजी टू अचीव
एक्शनेबल, मेजरेबल और टाइम बाउंड फैक्टर से वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें जान के रखनी है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इन ऑर्डर टू फुलफ़िल दी स्मॉल टास्क्स विच अगेन मेक वन कंप्लीट गोल। वो कौन सी रिसोर्सेज हैं, किन लोगों का हमें साथ लेना पड़ेगा सो दैट वो हमारे इस गोल तक पहुंचने में हमें मदद करेंगे। साथ ही साथ एक टाइम फ्रेम हमें बनाना ज़रूरी है जिसके तहत हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो जहाँ हम गोल की सेटिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिफ़ाइन कर देते हैं, एक जैसे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं उसमें माइलस्टोन भी बनाने ज़रूरी होते हैं। आप भी जब एक जर्नी पे निकलते हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, राइट। सो ये कहना आपके लिए एक तरीके से अपने आप को खुद को प्रोत्साहन देना है कि हम कहाँ से शुरू किया था, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ और करीब आ गए हैं, राइट। सो ये माइलस्टोन भी आपको सेट करने ज़रूरी हैं कि हम पहले नंबर 1 पोजीशन से नंबर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे। तो हम 3 पे तभी जा सकते हैं जब 2 पे आ जाएंगे, और 2 पे आके शाबाशी भी देंगे। हम मॉनिटर भी करेंगे क्या हमने 2 निर्धारित समय में अचीव कर लिया है, क्या जो हमने सोचा था उतना पूरा किया है। सो वो सारे फैक्टर्स दोस्तों रन कर रहे हैं, पर कॉन्स्टेंटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप प्लान कर रहे हैं, राइट। और आपका अल्टीमेट गोल, जैसा कि ये स्लाइड यहाँ मेंशन करी है, यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आप सीधे तो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं ना, आप ड्रोन तो हैं नहीं। आपको एक एक कदम बढ़ाते हुए ही अपने टारगेट पे पहुँचना है, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं, अपनी गोल को समझ रहे हैं, उनको छोटे छोटे टास्क में बांट रहे हैं, और उनके साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को आप समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग पहले की होगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आपको मालूम है कि ये आ सकते हैं, पर ऐसी कुछ कमियां हैं जो आपको नहीं मालूम थी लेकिन वो आपके सामने आती हैं। तो आपका कंटिंजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान वो है कि नहीं, आपकी योग्यता है कि नहीं वो हैंडल करने की, और अल्टीमेटली आपको एम तो ऊपर तक जानी है। फिर कोई भी उससे मुश्किल आए, आपको कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, और इन्फ्लुएंस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सो दोस्तों आइए आगे हम बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि जब गोल सेटिंग हम करते हैं तो साथ साथ एक हम रिस्क टेक ले रहे हैं, एक हम जोखिम का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पैसे इन्वॉल्व हैं, राइट। सो अगेन ये सारी जितनी हम रिस्क लेते हैं, ये हमेशा हम आपकी क्षमता के ऊपर होता है कि कितनी आपकी कैपेसिटी है उस जोखिम को उठाने के लिए। तो ये एबिलिटी आपको डिसाइड करती है कि आप कितनी रिस्क लेते हैं। तो कुछ देखिए, आपका भी सिचुएशन आती है जिसमें कोई पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये काम मैं तो नहीं कर सकता, इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। सो द सेम फार्मूला इज़ अप्लाइंग हियर कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी देर आप वेट कर सकते हैं, कितना समय आपको और लगेगा प्रॉफिट आने में। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर रही हैं आपकी जोखिम लेने की कैपेसिटी को, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है टू रियलाइज़ व्हेन यू स्टार्ट योर बिज़नेस और व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर बिज़नेस। सो जब भी आप किसी भी काम में एंगेज करते हैं, एक उसका आउटकम आने में थोड़ा समय लगता है, और वो आउटकम क्या होगा यही उसमें एक सस्पेंस बनाता है कि हमने तो ऐसा सोचा था लेकिन निकला ऐसे। तभी हम गोल सेटिंग की भी यहाँ बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी की भी बात कर रहे हैं। ये पूरी कोशिश हो रही है कि हम अपनी कॉम्पिटेंसी से, हम अपनी योग्यता से, अपनी गोल सेटिंग से, राइट गोल सेटिंग से अपने रिस्क को कम करें, ताकि जो हम अटेन करना चाहते हैं जिस समय में मेजरेबल तरीके से उसको अटेन कर पाएँ। और ये सारी पोजीशन में हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी हमारी एबिलिटी है, ये सारे फैक्टर्स हमें लेके आगे बढ़ के ले जा रहे हैं। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो रिस्क भी तरह तरह के होते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जहां आपको कोई नुकसान नहीं होना है, वहां तो आपको रिस्क लेने में बड़ी आसानी रहती है, राइट। जहां पे आपका कोई भी नुकसान नहीं होना है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। जब आप औरों के लिए फ़ैसले ले रहे हैं तो आपके लिए कुछ कहना या उन्हें समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जब आप पे आती है और आप उस पोजीशन पे कुछ फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें
अलग हो जाती हैं। तभी कहा गया है कि डॉक्टर सर्जन एक है, वो कभी अपने रिलेटिव पे या अपने जो नियर फैमिली मेम्बर्स हैं उस पे परफॉर्म नहीं करता है सर्जरी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का जहाँ रिलेशन आ जाता है तो वहाँ पे उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं, राइट। तो वो हो सकता है कुछ ऐसे फैसले ना कर पाए। सो वैसे भी रिस्क भी अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहे हैं, जितने आप बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे, जितनी आप में कुशलता ज़्यादा होएगी, जितने आप रिसोर्सेज को कॉम्पिटेंटली मार्शल कर पाएंगे, कैसे आप अपने स्टाफ को इंस्पायर कर पाएंगे, कैसे उन्हें आगे लेके बढ़ पाएंगे, ये जितना आप करते जाएंगे, जितना आप फोकस्ड अप्रोच रखेंगे, टाइम बाउंड मेजरेबल अप्रोच रखेंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग होएगी, आपका रिस्क कम होता चला जाएगा। और जो वो एलिमेंट है रिस्क का जो कि आपको रोक रहा है डिसीजन मेकिंग में, वो कम से कम होता चला जाता है। और वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द रिस्क, क्योंकि आप वो इन्जॉय करते हैं एंड यू नो दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ द सक्सेस, लाइक दिस इज़ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो बिज़नेस का वो हिस्सा है, आप वो रिस्क लेते हैं। इनफैक्ट आपका पूरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट रिस्क वो बदल जाता है। सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिस्क हम किस तरीके का ले रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसे रिस्क हैं जो कि आप एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो होने ही नहीं चाहिए। ऐसे रिस्क जिनको जोखिम उठाना, जिनको लेना वो एकदम ठीक नहीं है, राइट। सो हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो रिस्क लेने जा रहे हैं ये किस किस्म का रिस्क है। इज़ इट वर्थ टेकिंग, राइट? इज़ इट मेजरेबल? कैन आई कंट्रोल द सिचुएशन? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं ऐसा करना? हम अपने कस्टमर को कितना प्रॉमिस करें? तो तभी कहा गया है कि आप उतना प्रॉमिस करिए जो कि ऑनेस्टली आप डिलीवर कर सकें। अगर आप ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने गलत रिस्क लिया। वहाँ पे आपने शुरुआत में तो वो वाह वाही कर ली या तालियां बजवा ली या उम्मीदें बढ़ा दी, बट आप उस पर खरे नहीं उतरे। तो आपको वो डिफ़ाइन करना है वो रिस्क, आपकी क्या कैपेसिटी है और किस हद तक आप जा सकते हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें उसमें क्लियर हैं: अपनी कॉम्पिटेंसी को समझना, गोल सेटिंग प्रॉपर करना, और गोल के हिसाब से अगर आप चलेंगे एक प्लान्ड तरीके से, एक इंटेलिजेंस के साथ, एक प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से, या फिर इस तरीके से कि आपका रिस्क मिनिमाइज होए, जहाँ चांसेस ऑफ लॉस या चांसेस ऑफ फेलियर कम से कम हो। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आज का जो टोटल प्रेजेंटेशन इस बात का एक सबूत देता है कि एक उद्यमी को सक्सेसफुल होने के लिए दोस्तों कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उन योग्यताओं को समझना, उनको मान्यता देना, अगर उसमें कोई कमी है या कोई और योग्यता जोड़नी है उस पे काम करना, उसको समझना कि कहाँ कमी आ रही है और ऐसे कदम उठाना ताकि वो योग्यता आपकी, वो कौशल, वो स्किल, वो नॉलेज आपकी बढ़े और वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बने, आपके एटीट्यूड का हिस्सा बने। और साथ साथ गोल सेट करना, उनको ब्रेक करना छोटे एस्पेक्ट में, उनको अचीवेबल बनाना, उनको अटेनेबल बनाना, उन्हें मेजरेबल बनाना, उनको टाइम बाउंड रखना, ताकि हमारे जितने भी रिस्क हम जो नोन हैं इवन अननोन हैं वो कम से कम होते जाएं और हमारे लॉस के या ऑब्स्टिकल से रुक जाने के चांसेस कम से कम हो। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपके काम आया होगा और आपने नेसेसरी नोट्स बनाए हैं, चाहे कॉपी पे या अपने दिमाग में, वो ज़रूर करते रहिए। और ये चीज़ें अपने जीवन में जितने आप अपनी कार्य शैली में अपनाएंगे उतना आप खुद और क्लियरली असेसमेंट कर पाएंगे। सो कॉन्स्टेंटली कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस एस्पेक्ट। इस बात पे मनन और मलल करते रहिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बट फ़िलहाल के लिए आपसे आज्ञा लेंगे।
नमस्कार। आज की नई दुनिया में बेकरी की दुकान नए जमाने का एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस से लोग जोरों शोरों से पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि बेकरी में बने सामानों की खपत बढ़ती जा रही है और इसके स्वाद की वजह से अपने डेली डाइट में लोगों ने बेकरी प्रोडक्ट्स को खाना शुरू कर दिया है। ये पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन गया है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिना टेंशन के बेकरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आपको रूबरू करवाते हैं बेकरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज से जो आपके लिए काफी ज्यादा मुनाफे वाले होंगे। हमारा पहला बिजनेस आइडिया है ब्रेड मेकिंग बिजनेस। ब्रेड मेकिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जा सकता है और इसके लिए बड़े लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होती है। ब्रेड हाइजीनिकली प्रोसेस्ड और पैक किया हुआ खाद्य उत्पाद है जो कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में उपलब्ध है। इसकी रेडीमेड अवेलेबिलिटी और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के कारण ये मानव आहार में आवश्यक खाद्य पदार्थों में से एक बनता जा रहा है। ब्रेड एक किफायती और आरामदायक भोजन है जो हमेशा मांग में रहेगा। बढ़ती मांग के कारण उद्यमियों के लिए निवेश करने के लिए ये एक अच्छी परियोजना है। तो आइए ब्रेड बनाने की बिजनेस के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 100 से 150 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 600 से 800 स्क्वायर फीट एरिया के साथ पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए 1 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही आपको ब्रेड बनाने के लिए 3 से 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस के लिए 8 से 13 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फिर, ये तो हुई ब्रेड की बात। अब बात करते हैं कुकीज मेकिंग बिजनेस की। कुकीज एक ऐसी खाने वाली चीज है जिसका सेवन हर आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वहीं बाजार में पहले से ही कई सारे कुकीज बनाने वाले निर्माता मौजूद हैं जो इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुकीज आमतौर पर कुरकुरी होने तक या नरम रहने के लिए काफी देर तक बेक की जाती है, लेकिन कुछ प्रकार की कुकीज बिल्कुल भी बेक नहीं की जाती। कुकीज हमेशा मांग में रहती है और अच्छा मुनाफा देती है। इन्हें अक्सर दूध, कॉफी या चाय जैसे पेय पदार्थों के साथ परोसा जाता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 300 से 400 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 13 से 18 लाख की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होगा, जिसे आप 5 से 7 मैन पावर के साथ बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। जाहिर है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही इस बिजनेस के लिए भी आपको 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, ताकि आप बिना किसी रुकावट के मशीन्स को आसानी से रन कर सकें। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि इस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको बता दें कि इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से आप 15 से 20% का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है वेफर बिस्किट। वेफर भी एक तरह का बिस्किट ही होता है जो क्रिस्प, स्वीट, थिन, लाइट एंड वेट और ड्राई होते हैं। वेफर्स को कुकीज में भी बनाया जा सकता है, जिनके बीच में क्रीम फ्लेवरिंग सैंडविच होता है। अमेरिका के बाद भारत बिस्किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की बेकरी इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब 3000 करोड़ रुपए है।
बेकरी इंडस्ट्री में वैसे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन 80% उत्पाद केवल ब्रेड और बिस्किट का होता है। इन्हीं आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बिजनेस करना आपके लिए कितना फायदे का सौदा होगा। अगर आप इस बिजनेस को 500 से 600 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 12 मैन पावर और 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप इस बिजनेस को 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।